धागे से कपड़े बनाते तो आपने बहुत से लोगों को, ख़ासतौर पर ख़वातीन को देखा होगा, लेकिन आज हम आपको मिलवाएंगे ऐसी आर्टिस्ट से जो धागों और डोरियों का इस्तेमाल करती हैं, तस्वीर बना देती हैं और तस्वीर नहीं तस्वीर बनाती हैं। कराची की अफशीन नदीम अपने टैलेंट से सबको हैरान कर रही हैं। वो बाबा क़ौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पोर्ट्रेट भी बना चुकी हैं। इस आर्ट का नाम क्या है और किससे सीखा और कितना मुश्किल है, तो देख के बहुत मुश्किल लग रहा है। तो अफशीन हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम अफशीन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आपसे अल्हम्दुलिल्लाह। इतना मुश्किल काम और इतनी सफाई और नफासत के साथ माशाल्लाह से सीखा किसी से, और कितनी देर में सीखा? सीखा तो नहीं, ये आप समझिए कि 2014 में मैंने देखा था, एक छोटा सा बैग देखा था एक लड़की के हाथ में, और मैं उसके पीछे लग गई थी कि ये क्या चीज़ है, और वहीं से फिर इट्स सेल्फ टॉट। तो वहाँ से सीखते सीखते तो फिर इसको मकरामे बोलते हैं, मकरामे बोलते हैं इसको। और फिर 2018 में इसको मैंने जो है एक एज अ प्रोफेशन आप समझिए कि अडॉप्ट कर लिया, हॉबी से ये एज अ बिजनेस जो है वो टर्न हो गया। अच्छा, ये आपने मकरामों का नाम नहीं तो मुझे मेरी एकदम से अम्मा याद आ गई, क्योंकि वो आपको ना पता है कि पहले घरों में मकरामे हम देखते थे, उससे बनी हुई चीज़ें लटकी हुई होती थी, इवन खाली बॉटल के इर्द गिर्द इतनी खूबसूरत सी चीज़ बन जाती थी। अब ज़रा रुझान भी ख़त्म हो गया है। तो अब आपने देखा कि जब आप इस चीज़ की तरफ आई, इस चीज़ को आपने देखा, सीखा, काम किया, तो आपको शायद पता चला होगा रुझान ख़त्म हो गया है, और अब यकीनन लोग जो देख रहे हैं ना वो इंस्पायर भी हो रहे होंगे। ऐसा ही है? ऐसा है कि जिस तरह से ओवरऑल पूरी दुनिया में ही ये गया था 80s के अंदर, ये गायब हो गया था, एंड देन ये अभी जो है 2005-2004 के अंदर ना ये वापस आना शुरू हुआ। पाकिस्तान के अंदर भी अभी काफ़ी हद तक फ्लोरिश हो गया है। मैंने काफ़ी सारे लोगों को गैदर किया है अंडर द ग्रुप जिसका मकरामे मेकर्स ऑफ पाकिस्तान का उसका नाम है, और यहाँ पर मेरी कोशिश ये होती है कि मैं लोगों को सिखाऊं भी, और जिन लोग के अंदर टैलेंट था वो चुप करके बैठ गए घरों में, उनको इकट्ठा भी करती हूँ। आप यकीन करें, काफ़ी सारे बुजुर्गों को भी वापस ले आई हूँ कि अंकल आंटी हमें सिखाएं, उसमें मर्द भी हैं, औरतें भी हैं, जो ये इकट्ठे हो गए अब हम चीज़ें कर रहे हैं। और जैसे कि आपने कहा कि वो पौधे वगैरह लटकाने के लिए प्लांटर्स, अब तो ऐसा है कि मैंने हैमक्स भी काफ़ी सारे बनाए हैं, स्विंग्स बनाए हैं, फ्रॉम फर्नीचर, ज्वेलरी, प्लांटर्स, एवरीथिंग आप मकरामे में बना सकते हैं। अच्छा, इस नए दौर में, इस डिजिटल, इस AI दौर में हम देख रहे हैं कि आप हाथ से ये तमाम तर चीज़ें कर रही हैं। व्हाट्स द डिफरेंस? एक तो ये, दूसरा ये कि जो बाबा कौम का आपने पोर्ट्रेट बनाया है, इसकी क्या इसकी लेंथ थी, और इसके अलावा आपने कौन कौन से पोर्ट्रेट्स मज़ीद बनाए हैं? जी, अभी देखिए आपने पहले कहा कि आजकल डिजिटल दौर है। अच्छा, इसके अंदर भी हर्डल यही था मेरे पास कि हमारे पास पाकिस्तान में वो सॉफ्टवेयर नहीं है मकरामे का कि जिससे हम पिक्चर को तोड़ते हैं इन ग्रिड्स। अच्छा, मैंने काफ़ी सारे इंटरनेशनल मेकर्स से, जिस तरह वो कहते हैं ना कि रिक्वेस्ट की कि मुझे बता दें, उन्होंने नहीं, मतलब हाथ ही नहीं पकड़ाया जी, रिप्लाई करना ही बंद कर दिया। तो वहाँ से फिर मैंने क्रॉस स्टिच का पैटर्न एक लिया, वेबसाइट थी फ्री, उसके अंदर मैंने कायदे की तस्वीर को ग्रेडिंग की। तो डिजिटली तो हम लोग अभी थोड़ा सा इसमें लैकिंग में है। अच्छा, फिर ये हुआ कि हाथों से बनाना जो है वो इटसेल्फ एक, आप समझे कि वो यूनिक आर्ट हो जाती है, इतनी एफर्ट लग रही होती है। तो इसमें टोटल जो मिनिमम आवर्स में लगे हैं वो 450 आवर्स लगे हैं इन 24 डेज़, यानी कि आप समझेंगे 18 से 19 घंटे डेली काम होता था। इसकी जो मेजरमेंट्स हैं दैट इज़ 4.3 इंचज़ वाइड है और 5.4 इंचज़ ये लंबा है, और इसका जो वेट है वो 25 किलो तक हो चुका है। 3 लोग मिलकर इसको उठाते हैं। अच्छा, ये बहुत हैवी है, अब ये उठा नहीं सकते आप अकेले। तो अब मैं जो है वो आपके एक बाल की एक पिक्चर पीछे लगी हुई है, मैं ये पोर्ट्रेट सेम ये अटेम्प्ट कर रही हूँ। ये अभी देख के आपको ख्याल आया? नहीं, ये मैं कर रही हूँ ऑलरेडी क्योंकि जब मैंने कायदे आज़म बनाए थे तो एक पता नहीं क्यों मिसिंग लग रहा था कि आई शुड डू एक बाल ऑल्सो, तो मैंने वो स्टार्ट कर दिया हुआ है। इंशाल्लाह 9 नवंबर तक वो भी रिलीज़ हो जाएगा। तो फिर अच्छा, अब जैसे आपने माशाल्लाह से इतना काम किया और माशाल्लाह इतनी अच्छी अच्छी आप चीज़ें बना भी रही हैं, तो यकीनन अब लोग अपने घरों की डेकोरेशन के लिए भी चीज़ों के लिए आपसे रुजू करते होंगे कि ये बनवाना है या वो बनवाना है, तो एक बड़े अच्छे तरीके से आप प्रोफेशनली भी इस चीज़ को लेके चल सकते हैं। तो मतलब जाहिर है जो ख़वातीन देख रही हैं और ये काम शुरू करना चाहती हैं, कितनी कमाई हो जाती हो? देखिए, इसके अंदर डिपेंड करता है कि आप सोशल मीडिया पे या आपके लिंक्स कितने एक्टिव हैं। अगर आप 2 दिन भी चुप करके बैठ जाएंगे ना, आपके ऑर्डर्स गायब। आपने कम्प्लीटली इंटरेक्शन में रहना है, लोगों को काम करके दिखाना है। जब मैंने स्टार्ट किया था 2018 में, तो 8 महीने आई वॉज जस्ट वर्किंग, और कोई ऑर्डर्स नहीं आते थे, कुछ नहीं, लोग देख रहे थे खाली चुप करके ना, समझ आ रही थी क्या है। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने देखना शुरू किया, ऑर्डर्स भी आना शुरू हो गए, और अब इस तरह से है कि आप मेहनत करते जाएँ, आता जाएगा काम। यही मैं जानना चाह रहा था। अब ये बिज़नेस मॉडल जो है, रेवेन्यू जनरेशन की जब हम बात करते हैं, आपने कहा कि अब आप ग्रुप एक पूरा फॉर्म कर चुकी हैं,
हॉबी से इसका आगाज़ हुआ और वो हॉबी अब प्रोफेशन में बन गया। जो लोग देख रहे हैं इस वक्त जो, और ख़ासतौर पे ये जो क्वारंटीन वाला पीरियड, इस तरह की खुदा ना खास्ता कोई और चीज़ आ जाए, तो ये बड़ी एक ओवरवेलमिंग चीज़ है कि अगर आप घर में बैठ के भी शौक से प्रोफेशन और प्रोफेशन से कमाई करना चाहते हैं, तो ये ज़रा देखने वालों को हमें गाइड करती है। ऐसे ही देखें, जस्ट लाइक निटिंग, हम स्वेटर बुनते हैं, उससे आपको पता है कि आसानी से लोग कमाते हैं। क्रोशिया है, सेम मकरामे भी ऐसे ही है। इसके अंदर फ्रॉम, जैसे कि मैंने बोला, ज्वेलरी से लेके आप जैकेट्स, स्लीपर्स, फर्नीचर, एनीथिंग, व्हाटएवर इज योर इमेजिनेशन, वो बन सकता है। ठीक है, टेबल के कवर आप बना लें, फ्रिज का कवर बना लें, ओवन का कवर बना लें। तो आप जो है इसको आप इकोनॉमिकल लेवल पे भी अगर आप देखें ना, तो आप हेल्प आउट कर सकते हैं अपनी फैमिली को भी, और लोग कर रहे हैं। मेरे अलावा भी और कई लोग ऐसे हैं जो अब साथ आ गए हैं, और हम आहिस्ते आहिस्ते बिजनेस को अपना बढ़ाना, वही बात, मेहनत करो और कमाओ। तो इसके अंदर मेहनत बहुत ज़्यादा है। इसके अंदर बेसिक चीज़ पेशेंस एंड हार्ड वर्किंग, क्योंकि आपके ये नेक एंड शोल्डर पे जो है कंप्लीट स्ट्रेस पड़ता है। तो आपने ये दो चीज़ें अगर मैनेज कर ली तो आप, और आपकी पूरी टीम है जो काम करती है। मैं इट सेल्फ इंडिविजुअल में काम कर रही हूँ, और बहुत सारे लोगों को अब आप सिखा भी रही हैं। अब मैं सिखा भी रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि लोग मजीद सीखें, क्योंकि ये एक ऐसी आर्ट है कि जिससे आप, मैं सोचूं कि इमेजिनेशन जितनी आपकी वास्ट होगी ना, आप कुछ भी कर सकते हैं। और फिर आप अगर जैसे कोविड के माहौल में घर भी बैठे हैं, तो आप वहाँ से भी कमा सकते हैं। बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी। और अगर आपके अंदर ये हुनर है तो आप बिल्कुल रब्ता कर सकते हैं और सीख भी सकते हैं, और अपने हुनर को मजीद निखार भी सकते हैं। मरी से 700 किलोमीटर दूर पंजाब का एक और मरी, फोर्ट मनरो। काली पहाड़ियों पर बल खाती सड़कें, हर मोड़ पर कुदरत के हुस्न का मुनफरिद नजारा। 1.5 घंटे का ये सफर इतना दिल फरेब के भुलाना भी मुश्किल। जापान और पाकिस्तानी इंजीनियर्स का शाहकार स्टील ब्रिज, जिसने 8 घंटे का दुश्वार रास्ता 90 मिनट तक महदूद कर दिया। कमाल महारत से बल खाते रास्तों को 8 मकामात पर पुल के जरिए जोड़ दिया गया। पहले जब हम यहाँ पर आते थे, बहुत बड़ा दुश्वार गुजार रास्ता था। यहाँ पर जो गाड़ियाँ आती थी 20 की स्पीड के ऊपर नहीं चलती थी, और ज़्यादा ट्रैफिक को क्रॉस करने में काफ़ी दुश्वारियाँ पेश आती थी। लेकिन अब जो पुल बनाए गए हैं बहुत ही खूबसूरत अंदाज में है। अब यहाँ पर जब हम गाड़ी को घुमाते हैं बड़ा मज़ा आता है, बड़ा इंजॉय करते हैं। एक तरफ सरसब्ज और शादाब पहाड़ तो दूसरी तरफ खुश्क चट्टानें। ये तो हुस्न की पहली सीढ़ी है, कुदरत के और भी नज़ारे देखना बाकी हैं। पहाड़ को काटता बल खाता स्टील ब्रिज का ये मुनफरिद और दिलचस्प रास्ता फोर्ट मनरो की खूबसूरत वादी की तरफ ले जाता है। इस वादी को मकामी लोग जनूबी पंजाब का ताज कहते हैं। पहाड़ी मकाम अनाड़ी हिल्स हर वक्त बादलों में छुपा रहता है। अनाड़ी इसका नाम है। बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हमने यहाँ पे आके, और काफ़ी टाइम बाद आए, हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है। काफ़ी मतलब कि ठंडा इलाका है, बहुत हसीन वादी है यहाँ पे, बहुत अच्छा मनाजिर है यहाँ पे। कुछ दूर चलें तो दीमस झील की खूबसूरती बाहें खोले इस्तकबाल करती है। पहाड़ों से निकलती आबशार, रिमझिम बरसता पानी। ये फोर्ट मनरो की जगह है, सबसे अच्छी जगह प्याला झील है। इधर जो ना कुदरती चश्मे आए, और लोग इधर सैर और तफरीह के लिए ज़्यादा आते हैं। पहाड़ों
पहाड़ों के बिल्कुल ऊपर 100 साल पुराना गोरा कब्रिस्तान, जहां 5 अंग्रेजों ने दफन होने की ख्वाहिश जाहिर की। कर्नल मिनरू और उसकी बीवी की मोहब्बत भरी दास्तान भी इसी मिट्टी में सो रही है। ये कब्रिस्तान जो है ना, एक मिनरू का कब्रिस्तान, ये आपको सामने नज़र आ रहा है, ये उसका कब्रिस्तान है जिसके नाम पे ये फोर्ट मनरू मशहूर हो गया है। फोर्ट मनरू को दहाइयों पहले आबाद करने का मंसूबा बनाया गया था। अंग्रेज गए तो मंसूबा भी सर्द खाने में दफन हो गया था। कैमरामैन महबूब चौधरी के साथ राशिद हमीद, समा, फोर्ट मनरू। वेलकम बैक। अब आपको हम लेके चलेंगे ऐसी जगह जहाँ जब छोटे थे तो हर हफ्ते जिद करते थे कि हमें यहाँ पे जाना है। अच्छा, वैसे मैं एक बात बताऊँ, मैं आज तक कभी चिड़ियाघर नहीं गई, वो चाहे लाहौर का या कराची का, मैं कभी चिड़ियाघर नहीं गई। अच्छा, वो आपके घर खुद चल के आ जाते हैं? वो मैं कभी गई नहीं, कभी मौका ही नहीं मिला। आप नहीं गई? नहीं, मैं कभी तो फिर चलें, आपको लेके चले। इसलिए आज हम सैर भी करवाएंगे कराची के चिड़ियाघर की और आपको बताएंगे कि वहाँ पर क्या मुनफरिद है और कौन कौन से ऐसे जानवर है जो बच्चों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। तो फैसल गए हैं चिड़ियाघर की सैर करने के लिए और अब फैसल के साथ हम सब जाएंगे। तो मैं आ गया हूँ कराची के चिड़ियाघर और बहुत ही ये सबसे पुराना जो है यहाँ का तफरीही अगर मरकज़ कहें कराची वालों के लिए तो बेजाना होगा। और आते ही मैंने सबसे पहले रुख किया है ये इन जेंटल जायंट्स हाथियों का, और इनका ये नहाने का टाइम है। मैं कोशिश करता हूँ कि अगर ये कुछ खा सकें, वैसे ही मुझे बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि गालिबन इनके ये नहाने का टाइम है और ये खाना देख के भी मेरी तरफ नहीं आ रहे हैं। अच्छा, इसका नाम क्या है? इसका नाम मधुबाला है। ओ तेरी, इसका नाम है मधुबाला। और मधुबाला का दिलीप कुमार कौन है? ये मलका नूरजहां है, इसके दिलीप कुमार। अच्छा, तो एक मलका नूरजहां है और एक मधुबाला है। वाह वाह, क्या हसीन इम्तिजाज है दो ममालिक का। चाचा, खाते क्या क्या है ये केला खाते हैं, शकरकंदी, गाजर, भुट्टा, सेब, तरबूज, मतलब सब कुछ खाते हैं? सब कुछ खाते हैं। चाचा, इसकी उम्र क्या है? इसकी उम्र 15 साल है। ये 15, मधुबाला 15 साल की है बालिका और मलका नूरजहां 13 साल। अरे ये तो दोनों बच्चे हैं अभी। चाचा, वैसे इनकी कितनी उम्र होती है? भाई 50 से ऊपर जाती है। 50 से ऊपर जाती है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये खुशबाश है यहाँ पे? जी हाँ, खुशबाश है, ज़बरदस्त। अभी आप देख रहे हैं, आपके सामने नहा रहे, खेल रहे, कोई आप भी खड़े हैं इनके पास। चलो भाई, मधुबाला। तो ये मधुबाला से तो हो गई हमारी मुलाकात और हमने मलका नूरजहां की जो है वो अदाएं भी देख ली। अब आगे चलते हैं और मधुबाला थोड़ी सी गुस्से में नज़र आ रही हैं। आगे चलते हैं और आगे आपकी दीगर जानवरों से मुलाकात करवाते हैं। जी, तो मलका नूरजहां और मधुबाला से तो आपने मुलाकात कर ली। कराची चिड़ियाघर से मेरी तो बड़ी बचपन की यादें वाबस्ता हैं। कुछ तल्ख है, कुछ शीरी हैं। कभी बहुत अच्छा हुआ करता था, बीच में बहुत डिटेरियोरेट हुआ, लेकिन अब इसकी क्या सिचुएशन है, क्या क्या नई अट्रैक्शंस हैं, इस सब पे हम बात करेंगे और आगे चल के आपको मज़ीद जानवरों से भी मिलवाएंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे, हमारे साथ थोड़ी देर में मौजूद होंगे सीनियर डायरेक्टर जू सफारी रिक्रिएशंस खालिद हाशमी साहब। तो खालिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? हमारी तो यादें इधर बचपन से हैं। मेरी भी बचपन से है। तो ये हमारी और आपके कंबाइंड बचपन से भी पुराना है। बिल्कुल। थोड़ा मैं चाहता हूँ कि देखने वालों को बताएं कि कभी का गांधी गार्डन, फिर कराची चिड़ियाघर हो गया, ये इसकी कितनी पुरानी तारीख है? ये हमारा जू जो है कराची चिड़ियाघर जो है 1870 में कायम हुआ और एशिया का सबसे पुराना जो जू में है तो ये हमारा जो कराची चिड़ियाघर है ये है 1870 में 1870 कायम हुआ है उस वक्त। और अब अल्लाह का शुक्र है, आपने देखा होगा, विज़िट किया होगा कि हर आए दिन आने वाले दिन में इस बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। अच्छा। इंशाल्लाह कमिंग 6 मंथ या अगले साल तक इंशाल्लाह हमारे नेचुरल केजेस बन जाएंगे। तो बहुत सारे नए जानवर भी आ रहे हैं इंशाल्लाह ताला, और बहुत सारी नई खुशखबरियाँ भी आ रही हैं। खुशखबरियाँ भी आ रही हैं। खुशखबरी ये है कि हम जो अक्टूबर का महीना आएगा तो 20 अक्टूबर को एलिफेंट्स की हमारी जो है ना बर्थडे। अच्छा, वाह। और मैं पब्लिक से गुजारिश करूंगा कि वो हमारी इस दावत पे आएँ और एंजॉय करें हमारे साथ एलिफेंट की। तो मलका नूरजहां और मधुबाला जो है, एक 13 साल की और एक 15 साल की सालगिरह है। हर जगह साफ साफ लिखा होता है कि जी डोंट फीड एनिमल्स, लेकिन लोग न सिर्फ ये कि खाने
की चीज़ें फेंकते हैं, मसला। बल्कि वो जो प्लास्टिक फेंकते हैं ना वो बड़ा डेंजरस है। मैं चाहता हूँ इस पे आप मैं ये पब्लिक के लिए ये मैसेज देना चाहूँगा कि वो ज़ू आए हैं, बिल्कुल आएँ, लेकिन जानवरों के हवाले से वो जो ये प्लास्टिक की थैलियाँ या उनको जो खाना देते फेंकते हैं इस तरीके से, इससे इज्तनाब करें, उससे जानवर बीमार होते हैं और डिस्टर्ब भी होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका और हम उम्मीद करते हैं कि मज़ीद अट्रैक्शंस यहाँ पे आएँ ताकि लोग उसको देख के महसूस हो सकें और सालगिरह वाले दिन तो हम ज़रूर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि पूरी कराची की आवाम को मेरा इन्वाइटेड दावत है। अब हम आपको मछली घर में लेके चलते हैं, फ़िश एक्वेरियम, और 1953 का ये बना हुआ है। तो आइए चलते बात करते हैं कितनी पुरानी यहाँ पे मछलियाँ, कौन कौन सी अक़साम है। जी, तो मछली घर फ़िश एक्वेरियम में हम मौजूद हैं। यहाँ के कीपर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद सलीम। सलीम भाई, कितनी अक़साम की मछलियाँ हैं यहाँ? तकरीबन 25 अक़साम की मछलियाँ हैं। अच्छा, और हर किस्म की मछली को आप मुख्तलिफ दाना डालते हैं? जी, सब वेजिटेबल दाना आता है उसका। अच्छा, और इसमें गर्म पानी, ठंडे पानी, इसकी भी हैं अलग? नहीं, ये सिर्फ फ्रेश वाटर की। फ्रेश वाटर फिश है। कौन कौन सी सर? जैसे कि ये कि मैं बड़ी सी देख रहा हूँ। कैट फिश है और किसिंग ग्रामी है, ठीक है, प्लेटी है, कार्प फिश है, केलिगो है, गोल्ड फिश केलिगो, ये टेलीस्कोप है। अच्छा, ये टेलीस्कोप है, ये क्योंकि उसकी आंखें बड़ी बड़ी हैं, इसकी बाहर है जिसकी वजह से इसको टेलीस्कोप कहते हैं। रेम्बो शार्क। अच्छा, ये इसकी क्या उम्र होगी इसकी जो ये शार्क है? और ये वाली कौन? ये ऑस्कर है। यार, ये बाहर अगर हम ख़रीदने जाएं तो ये कितनी महंगी मिलेंगी? ये तो तकरीबन मार्केट रेट पे मिलती है आपको, कभी लोन भी होती है, कभी यानी हज़ारों भी होती है, हज़ारों रुपए की। हज़ारों रुपए की मिलती है। और फिर एक ये भी हम देख रहे हैं, ये किसिंग ग्रामी है। और ये जो वाइट एंजल है। वाइट एंजल। तो फ़िश एक्वेरियम हमने देखा और समझ लें कि हज़ारों रुपए मालियत की मछलियाँ जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। अब फ़िश एक्वेरियम से हम ज़रा आगे चलते हैं। घूमते घूमते हम पहुँच गए हैं रेप्टाइल हाउस, यानी कि अब आप देखेंगे सांप और अजदहा और न जाने क्या क्या। तो चले मेरे साथ रेप्टाइल हाउस चलते हैं और जिनको ख़तरनाक समझा जाता है ना जानवर, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। क्या ही अच्छा होता कि ये खूबसूरत मंज़र में ये पानी भी थोड़ा सा आलूदा ना होता। जहाँ पे हम मौजूद हैं वहाँ पे खड़ा होना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन अभी तो वो खुश हैं। देखे कितने खुश हैं, दिखाएं कितने खुश हैं। ये कराची चिड़ियाघर का डक पॉन्ड, और यहाँ पे बड़े लक परिंदे भी हैं, छोटी बत्तखें भी हैं। जहाँ सारी बत्तखें एक एक करके जो है वो तालाब में चली गई, ये एक बड़ी फ्रेंडली सी बत्तख है, ये यहाँ पे खड़ी रह गई, पानी काफ़ी देर तक पीती रही, लेकिन अब इसके भी जाने का टाइम हो गया है तो ये भी जा रही है। और मैं देख रहा हूँ कि तकरीबन 300 से ज़ायद बत्तखें हैं यहाँ पे, उनमें से एक ये सबसे ज़्यादा जो है वो कैमरा फ्रेंडली है, और ये होते होते जो है वो अब मेरे कैमरामैन की तरफ ही जा रही है। मज़ेदार सी सैर थी। फैसल, आपको तो यकीनन बहुत मज़ा आया होगा। हाँ, बहुत मज़ा। तो आप भी अपने वीकेंड को प्लान कर सकते हैं, कराची चिड़ियाघर की सैर करें और खूब एंजॉय करें। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी आर्टिस्ट से जो अपने काम में जदीद टेक्नोलॉजी, मस्नूई ज़हानत, रिसर्च, रिसाइकलिंग और पता नहीं कौन कौन से दीगर तरीक़े हैं जिनको वो इस्तेमाल करती हैं, और जब वो इस्तेमाल करती हैं दैन शी क्रिएट्स मास्टरपीस। हम बात कर रहे हैं कराची का आयशा मुबारक अली की, जो मुख्तलिफ काम करके अपना नाम बनाना चाहती हैं, ऑल्दो के बना भी चुकी हैं। आयशा एक फ़ाइन आर्टिस्ट हैं, एक विजुअल आर्टिस्ट है, फैशन डिज़ाइनर हैं, और इन सब के होने के साथ साथ वो डिजिटल मीडियम में भी
काम करती हैं, यानी कि अगर सादा अल्फाज में कहें तो रिवायती अंदाज में काम के साथ साथ जदीद टेक्नोलॉजी को भी वो बड़ी बखूबी इस्तेमाल कर रही हैं। और इसके साथ ही साथ रिसर्च, रिसाइकलिंग और दीगर तरीक़ों से जो वो काम करती हैं वो काबिल तारीफ़ है। इस वक्त हम आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। आयशा हमारे साथ मौजूद है, उनके काम के बारे में, उनकी मेहनत के बारे में उन्हीं से ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, इतने सारे काम एक साथ सर अंजाम देना, ये कैसे कर लेती हैं? देखें, ये डिफरेंट फील्ड्स हैं एंड एट द एंड ऑफ द डे ये सब आर्ट है, ठीक है। तो आप प्रोजेक्ट की नौइयत को देखते हैं, आप देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट को किस तरीके से बेहतर अंदाज में दिखाया जा सकता है। तो यही यकीनन मेरे पीछे भी यही चल रहा होता है दिमाग में कि काफ़ी दफ़ा होता है चीज़ों को रिक्वायरमेंट होती है कि हम रिसर्च करके बताएं। काफ़ी दफ़ा होता है आपको लगता है कि नहीं, ये परफॉर्मेंस और थोड़ा सा फैशन का टच दे के लोगों को इसकी तरफ मुतवज्जा किया जा सकता है, ठीक है। तो बस उसकी वजह से मैं डिफरेंट मीडियम्स में काम करती हूँ। ये डिफरेंट मीडियम्स दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड, ऐसे ही? एग्जैक्टली, बिल्कुल। देखिए, जैसे डिजिटल आर्ट जो है, अब काफ़ी दफ़ा डिजिटल आर्ट भी तो एक वो वाला आर्ट है जो आपको पता है लोगों को भी इतना समझ नहीं आता। तो जब मैं इसको अगर एक्सप्लेन भी करना चाहूँ तो मैं इसको इस तरह करूँगी कि डिजिटल आर्ट इज़ अ फ्यूजन आर्ट, ठीक है। एंड बाय दैट आई मीन कि इट्स इंटरडिसिप्लिनरी। इसमें कहीं ना कहीं फ़ाइन आर्ट्स की भी टेक्निक्स यूज़ होंगी, कहीं ना कहीं किसी टेक्सटाइल डिज़ाइनर का भी इंस्पिरेशन होगी, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि जो जैसे मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिनका वर्ड अभी आप पाकिस्तान में थोड़ा कम ही बहुत कम, तो उनको भी कहीं ना कहीं यूज़ होता है, जैसे कि डेटा कलेक्शन हो गया। तो ये मैंने अभी आपको मोटी मोटी बता दी कि ये टर्म्स हैं जो मेरे आर्ट में कहीं ना कहीं इनका दखल होता है। ठीक है। और ये जो सफ़र है आपका, इसका आगाज़ कैसे हुआ, ये शौक़ कैसे पैदा हुआ? शौक़ ऐसे पैदा हुआ कि जब मैं ग्रेजुएट हुई और मेरा शौक़ उस वक्त यही था कि मैं पेंटिंग करूँ। आई यूज़ टू वर्क इन एक्रेलिक पेंटिंग्स, यू नो, canvases and stuff, and then I thought that art needs to go beyond that because art की एक पावर है और वो पावर उसी तरीके से नज़र आ सकती है अगर आप उसके अंदर कंट्रीब्यूट करें। मतलब इंस्टेड ऑफ जस्ट प्रोड्यूसिंग अ प्रिटी पिक्चर, ठीक है, चाहे वो फैशन हो गया, लाइक वी आर ऑल वेयरिंग फैशन, ठीक है, हम एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को, बट जब तक उसके अंदर वो टच नहीं आएगा कि इंटरडिसिप्लिनरी हो, हम इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ कम्पीट कर सकें, सो हाउ इज़ इट गोइंग टू बी पॉसिबल, राइट? सो दैट्स वेयर रिसर्च कम्स इन, दैट्स वेयर you start pushing yourself, you start learning about artificial intelligence, and and that's how it started for me. And just you said के art जो है it's sky which has no limits basically. Exactly. तो Dark Skies Gaze Back ये एक प्रोजेक्ट है आपका, क्या है ये? सो डार्क स्काइज गेज बैक एक प्रोजेक्ट है जो हमने मतलब ये कोरोना से पहले का चल रहा था एक्चुअली, और मुझे याद है उस वक्त जब हम कर रहे थे तो इसमें इतनी चीज़ें थी। हम लोग कराची की लाइट पोल्यूशन एक टॉपिक है, ठीक है, उसके बारे में बात करना चाह रहे थे। तो हमने कहा कि हम लोगों के साथ किस तरीके से बात करें। लाइट पोल्यूशन एक ऐसा टॉपिक है, जब मैं बोलती हूँ ना कहते हैं अच्छा इधर तो अभी रोटी के मसले हैं, जॉब्स के मसले हैं, आप लाइट पोल्यूशन ले आइए। एंड देन लाइट पोल्यूशन भी आपको पता है डिफरेंट पोल्यूशन ऑलरेडी लोगों को पता है, नॉइज़ पोल्यूशन। मैंने ये तो सुना था नॉइज़ पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, नहीं पता ना। What is this light pollution? लेकिन इसकी बहुत इंटरप्रिटेशंस है। उसका ये है कि इस वक्त जो स्टूडियो में लाइट्स लगी हैं ये आपके लिए कितनी हार्मफुल हैं, कितनी नहीं है। बहुत ज़्यादा। एंड इन द सेम वे जो आउटडोर लाइटिंग है, तो ये बहुत एक वास्ट फील्ड है, बट इसका बेसिक यही नॉलेज है कि लाइट को आप स्टडी करें कि लाइट का क्या इस वक्त आपकी इम्पैक्ट पड़ा है। आपको डिप्रेशन हो सकता है, आपका मेटाबॉलिज्म इफेक्ट हो सकता है, आपकी जो सर्काडियन रिदमिक आपका जो पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर है वो आपका कहाँ किस लेवल पे इफेक्ट हो रहा है, यू हैव नो आइडिया। सो दिस वाज वन ऑफ द बेसिक थिंग्स जिसकी वजह से मैंने सोचा कि इस प्रोजेक्ट को कोई आर्ट के थ्रू हम बताएं, क्योंकि लोगों को खाली बातें फैक्चुअल नॉलेज कब तक चलेगा, यू नो, वी पीपल लाइक टू टॉक अबाउट थिंग्स थ्रू आर्ट। तो मैंने इसके ऊपर ये टॉपिक पे किया। एंड सेकेंड थिंग वाज वीमेन एम्पावरमेंट, जो मेरे काम में ऑलरेडी था कि मैं चाहती थी कि साउथ एशियन जो वेमेन हैं उनको किसी तरीके से एक ऐसी नैरेटिव का पार्ट बनाया जाए विच इज़ नॉट जस्ट कि which is different from what we see in the mainstream media, if I put it. They have to have a role of a warrior, of someone who is in power. तो ये दो ideas को combine करके through digital art I did this. Okay, now अब मैं चाहता हूँ कि जो आम अब हमने बहुत heavy terminologies use कर ली, ठीक है, जो एक art student को समझ भी आ सकती हैं, but those who are sitting at their homes, और वो बच्चे हैं जो जिस तरह आपने स्टार्ट किया था ना एक्रेलिक पेंटिंग या फिर कैनवस पे, उनके लिए बताइए सादा अल्फाज में कि आज अगर आप एक प्रोजेक्ट आप पेंट कर रहे हो उसको, तो उसको अगर आप इनोवेशन देना चाह रहे हो तो वो किस हद तक और कैसे लेके जाएंगे एक कैनवस की पेंटिंग को, उसमें आप उसको डिजिटलाइज कैसे करोगे और उसमें ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अमल दखल कैसे और कब आएगा?
तो इसके बिल्कुल बहुत तरीके हैं, अब तो खैर बहुत चीज़ें अवेलेबल हैं, और इसका सबसे, मेरा ख्याल है ये सबसे अच्छा तरीका इसका ये होगा कि जो लोग कैनवस पेंटिंग्स करते हैं, जो जिसको भी आर्ट पसंद है, देखने का शौक़ है, वो इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करे कि डेटा कलेक्शन क्या चीज़ है, मशीन लर्निंग क्या चीज़ है, इसकी कोडिंग के तरीके बिल्कुल बेसिक वेबसाइट्स अवेलेबल हैं। अगेन वो जैसे गिटहब हो गई, PTJ5 हो गई, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, इंक्लूडिंग अदर्स। देर आर सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल, वो उसके ऊपर जाएँ और थोड़ी बहुत लर्निंग दे विल हैव टू डू, बिकॉज ये एक टेक्निकल चीज़ है, तो वो करें और फिर देखें कि ये कहाँ इंटीग्रेट हो सकता है, क्योंकि अगर उनको कम्पीट करना है इंटरनेशनल लेवल पे, जो कि हर चीज़ डिजिटल की तरफ जा ही रही है वन वे और अनदर, सो आई थिंक दिस विल बी अ गुड स्टार्ट फॉर देम। और लाइट पोल्यूशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन चीज़ों के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए अपकमिंग जनरेशन को, बिकॉज हम सारा दिन लाइट के सामने बैठे रहते हैं, लैपटॉप, यू नो, ब्लू लाइट विच इज़ वेरी हार्मफुल। यस, सो समथिंग टू थिंक अबाउट and something to think about for the younger generation especially, because ये ideas वो हैं जो अब हमारे आने वाले मसले वो नहीं होंगे जो पुराने थे। बिल्कुल ऐसे। तो अब नेक्स्ट किस प्रोजेक्ट पे आप काम करेंगे? बिल्कुल, नेक्स्ट मेरे अभी 2 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं साइमल्टेनियसली। वन इज़ माई ओन कलेक्शन, costume and mixed media art collection, which is again using these techniques, and second one is I'm going to be working as an artist for Karachi Biennale, which is coming next year, जैसे होता है हर साल, तो I'll be one of the artists on board। और अभी क्योंकि मेरा एक और बिनाले भी हुआ था, इंटरनेशनल न्यू मीडिया आर्ट बिनाले, सो आफ्टर दैट आई थिंक इट्स अ गुड स्टार्ट, क्योंकि पब्लिक आउटरीच बहुत मिलती है इस तरह के आइडियाज़ को, सो आई थिंक इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म। जैसे कि आपने खुद भी कहा कि हमें रिसर्च करनी चाहिए और जाके इनको देखना चाहिए, व्हाट्स द स्कोप एंड वेयर डू वी स्टैंड इंटरनेशनली जब हम कम्पीट करने की बात करते हैं? तो स्कोप इसका इस सेंस में बहुत है, क्योंकि जब कोई नई चीज़ आएगी यू नीड मोर पीपल, राइट? पीपल नीड टू थिंक कि हम ये चीज़ कर सकते हैं, तभी वो चीज़ होगी। बिकॉज जब मैं किसी से बात करती हूँ ना, तो वो लोग ऐसे थोड़ा सा यूँ करते हैं कि नहीं, हमें तो डॉक्टर इंजीनियर ही चाहिए हमें एक्रिलिक पेंटिंग्स भी ठीक है, आई एम नॉट सेइंग इट्स ये आप ना करें, ये बहुत प्यारा आर्ट है, आई डू इट, बट यू हैव टू थिंक अबाउट, लाइक सम आर्टिस्ट नीड टू थिंक अबाउट कि आप इंटरनेशनली कैसे अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे। दे आर टॉकिंग अबाउट आइडियाज़ कैसे कैसे, और यहाँ पाकिस्तान में यू नो वी रिसर्च और नथिंग इज़ हैपनिंग, सो वी नीड मोर एनर्जी। तो अभी तक क्या कमेंट्स ज़्यादातर मिलते हैं? यही कि कोई स्कोप नहीं है, छोड़ दो, फलानी इस चीज़ पे आ जाओ, ये कर लो। फैमिली सपोर्ट बेसिकली ये बड़ा ज़रूरी है। फैमिली की मुझे बिल्कुल सपोर्ट है, बल्कि सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे अपनी फैमिली की है। देन देयर आर अदर पीपल जो मेरी टीम में मेरे साथ काम करते हैं, सलमान है, रेहान है, ये लोग दे आर कॉन्स्टेंटली हेल्पिंग मी विद द रिसर्च। और क्योंकि मेरा एक इनिशिएटिव है कॉस्मिक ट्राइब के नाम से, जिसके थ्रू हम और आउटरीच करते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं, तो स्कूल्स में जाके बच्चों को बताना कि आप प्लीज़ ये लाइट पोल्यूशन को समझें, इन टॉपिक्स, स्पेस साइंसेस क्या है, मतलब वो इनोवेटिव टॉपिक्स जो बच्चों की बुक्स में नहीं है, वो बताना, उसके आउटरीच में। बड़ों की बुक्स में भी नहीं है स्पेस साइंसेस को तुम समझते हैं ना, पाकिस्तान, ये तो अलग फिर टॉपिक हो जाएगा पूरा। अगेन इट्स अनदर कॉन्वर्सेशन, बट फॉर नाउ आई वुड से कि वो जो यूथ है और बच्चे हैं ना, वो बिल्कुल टारगेट होने चाहिए, उनको आप बताओ, ताकि पता चले ना उनको आने वाले अपने वक्त में ये आइडिया हो कि उन्होंने किस चीज़ की तरफ जाना है। जैसे हम कहते हैं ना, रटा रटाई चीज़ ही दुनिया, द वर्ल्ड इज चेंजिंग, वो दुनिया बहुत चेंज हो रही है। इन लास्ट मैं आपसे चाहूँगा कि ऑब्वियसली जब आप इस तरह से आते हैं और मोटिवेशन बनते हैं दूसरों के लिए, तो दूसरों के भी जहन, ख़ासतौर पर हमारा जो स्टूडेंट तबका है उसका भी बड़ा जहन खुलता है। यू नो, एज एन आर्टिस्ट और इतने सारे जॉनराज में काम करने वाले आर्टिस्ट के, व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव टू द जनरेशन कमिंग अप? So I would say that think big. Don't listen to people who say कि आप सिर्फ ये कर सकते हो और इससे ज़्यादा बियॉन्ड पाकिस्तान में कुछ नहीं है। सो दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग वे टू थिंक, बिकॉज अगर आपने इनिशिएटिव लोगे ना, देन यू डोंट गेट टू कंप्लेन, यू हैव टू टेक इट, एंड ट्रस्ट मी, आपको रास्ते मिलेंगे एंड इंटरनेशनल सपोर्ट भी मिलेगी, बिकॉज इंटरनेशनली देर आर अ लॉट ऑफ साइंटिस्ट, देर आर लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम पाकिस्तान इवन गोइंग, तो अब आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। सो इफ़ यू आर नॉट डूइंग then it's you, but trust me, there's scope now, because this is the future. Artificial intelligence, machine learning, digital art, it's a way to think and it's a way to be, so you have to do that. Thank you so much, Aisha, for coming to the studios, and we wish you best of luck. अब आपको मिलवाते हैं ऐसी पाकिस्तानी खातून से जिन्होंने ड्राइविंग के दौरान हादसात से बचने का एक हल तलाश किया है और सॉफ्टवेयर बनाया एक सॉफ्टवेयर बनाया है। ये डॉक्टर हुमैरा अनवर हैं और हुमैरा नूर,
और डॉक्टर हुमैरा नूर ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रिपेयर किया है जो गाड़ी के ड्राइवर के चेहरे के तासुरात और फेशियल एक्सप्रेशंस को पहचान कर और फिर उसे मुमकिन हादसे से बचने के लिए बर वक्त खबरदार कर देगा। जर्मन स्टार्टअप फॉर पायलट्स की शरीक बानी डॉक्टर हुमैरा नूर से हम दिलचस्प बातें करेंगे, उनसे जानेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ जानने के लिए कि कैसा सॉफ्टवेयर है और ये किस तरह से काम कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच, आई एम डूइंग ग्रेट। अच्छा हुमैरा, मुझे ये बताएं कि ये जो आपका सॉफ्टवेयर है ये हादसात से बचाएगा, ड्राइवर के चेहरे के तासुरात फ़ौरन से पढ़ लेगा, ये कैसे मुमकिन है? मतलब हम जिद्दत हो गई है, तरक्की बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन इतनी तरक्की कि एक सॉफ्टवेयर ऐसा बन गया कि अब आप हादसात से भी बच सकते हैं। बिल्कुल, मैं असल में 4 पायलट्स का जो बैकग्राउंड है वो ये है कि दुनिया में बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स, तकरीबन हर 20 सेकंड्स पर एक एक्सीडेंट ऐसा हो रहा होता है जिसकी वजह से कोई ना कोई अपनी जान से हाथ धो रहा होता है। इसका मतलब है जितनी देर में आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया और हमने सलाम दुआ की, तकरीबन 5-6 लोग अपनी जान ज़ाया कर चुके हैं इस ट्रैफिक हादसे की वजह से। और इनमें से अक्सर हादसात एक इंसानी गलती की वजह से हो रहे होते हैं और उसमें ड्राइवर का कसूर होता है अक्सर, या वो डिस्ट्रैक्टेड होता है किसी वजह से, या वो रेज ड्राइविंग कर रहा होता है, या नींद के झोंके में चला जाता है। और बेसिकली यहाँ हमने टेक्नोलॉजी यूज़ की है, AI और कंप्यूटर विजन को यूज़ करते हुए हम बेसिकली ड्राइवर के तासुरात को कैमरे के थ्रू नोट करते हैं। इनफैक्ट मैं आपको यहाँ पे दिखा सकती हूँ कि ये हमारी डिवाइस का प्रोटोटाइप है जिसमें कैमरे के थ्रू ड्राइवर की चेहरे को मॉनिटर किया जा रहा होता है और उसके चेहरे से डिफरेंट आई एरिया या फेस लैंडमार्क्स को आइडेंटिफाई करके फिर सॉफ्टवेयर ये आइडेंटिफाई करता है कि ड्राइवर इस वक्त रेज ड्राइविंग तो नहीं कर रहा और किसी ख़तरनाक सूरत हाल का से 2-4 तो नहीं होने वाला। जैसे ही कोई रिस्की सिचुएशन आइडेंटिफाई होती है तो सॉफ्टवेयर के थ्रू हम उसे एक सिग्नल जनरेट कर देते हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ड्राइवर को फ़ौरन आइडेंटिफाई कर दिया जाता है कि वो नींद में जा रहा है, ड्राउजी स्टेट में जा रहा है, और उसे सिग्नल जनरेट करके किसी भी एक्सीडेंट से बचाया जा सकता है। ओके, अच्छा अब मैं ये समझना चाह रहा हूँ एज अ ड्राइवर ये किस तरीके से काम करेगा। लाइक अगर तो कोई या तो उसके एक्सप्रेशंस ऐसे आ गए वरींग या फिर कोई खौफ के, तो गाड़ी क्या करेगी? गाड़ी रुक जाएगी? और अगर किसी ऐसे एरिया में गाड़ी चल रही है जहाँ पे पीछे से भी कोई गाड़ी आ रही है तो क्या वो गाड़ी रुक जाएगी? किस तरीके से असेस होगा पीछे से आने वाली गाड़ी ना हिट कर जाए? इस पर प्लीज़ एलैबोरेट कीजिएगा। ये बहुत अच्छा सवाल है और इसको हमने इस वक्त ओपन रखा है कस्टमर की बेसिस पर। हमारा सॉफ्टवेयर बेसिकली ये सिग्नल जनरेट कर देगा कि ड्राइवर के इस वक्त स्टेटस क्या है, उसके तासुरात क्या हैं, गाड़ी को रोकना है, कोई सेंट्रल सर्वर पे सिग्नल भेजना है, किसी पुलिस को अलर्ट करना है, या इस तरह से जो भी एक्शन लेना है ड्राइवर को वार्न कर देना है। क्योंकि अगर वो ड्राउजी हो रहा है तो सिर्फ उसको एक ट्रिगर जनरेट कर देना कि प्लीज़ बी अलर्ट, इतना काफ़ी है। लेकिन अगर ड्राइवर परेशान नज़र आ रहा है और ख़ास तौर पे जैसे आपने कहा अगर कोई उसका पीछा कर रहा है और ऐसे में हम गाड़ी को रोक दें तो ये तो और भी ज़्यादा ख़तरे की बात हो जाएगी। तो इस वक्त सॉफ्टवेयर से ज़्यादा हम इंसानों पे भरोसा करते हुए उन्हें डिसीजन लेने के लिए अलाउ करेंगे। लेकिन ये पोटेंशियल होगा कि सिग्नल जनरेट कर दिया जाए, आप उसे गाड़ी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं कि वो ब्रेक अप्लाई कर सके, या आप उसे सेंट्रल सर्वर से भी कनेक्ट कर सकते हैं और आप उसे ड्राइवर को हाथ के हाथ अलर्ट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, और यकीनन इसके ट्रायल तो हुए होंगे ना हुमैरा, तो ट्रायल के दौरान जो रिज़ल्ट सामने आए मैं चाहूँगी आप वो भी हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। ट्रायल इस वक्त चल रहे हैं और ज़्यादा हमारा फोकस इस वक्त इस चीज़ पर है कि जो हम मॉनिटर कर रहे हैं एक्सप्रेशंस को और ड्राउजीनेस को, वो हमारे लिए हम एज़ श्योर एज़ पॉसिबल हों ताकि किसी किस्म की गलत ट्रिगर्स ना जनरेट हों। तो इस वक्त हम इस सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव करने के ऊपर काम कर रहे हैं कि अगर हम कह रहे हैं कि ड्राइवर ड्राउजी हो रहा है, या दूसरे बाहर के ममालिक में तो इवन ड्रंकननेस एक इशू है, अगर हम ये ट्रिगर जनरेट कर रहे हैं कि ड्राइवर इस वक्त ड्रंक स्टेट में है, उसे गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, तो हम कोशिश कर रहे हैं इस वक्त अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए कि यहाँ पर हमारे पास कोई गलत सिग्नल्स ना जनरेट हों, क्योंकि वो फिर एक दूसरी तरफ मसला जा सकता है, ट्रस्ट इशू हो सकता है। ये आपने अच्छी बात की, बिकॉज वो लोग जो लंबे रूट पे जाते हैं, परसों आई वॉज ड्राइविंग, इट वॉज एन 8 hours ड्राइव,
फ्रॉम कराची टू सम बीच, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब मुझे बराबर वालों को कहना होता है प्लीज़ कीप टॉकिंग टू मी, मुझे नींद ना आ रही है। ठीक है, तो ये एक बड़ा इशू है। लॉन्ग जो रूट के ड्राइवर होते हैं उनके लिए ऐप बहुत ज़बरदस्त और फीजिबल होगी, ऐसा ही है। बिल्कुल, लेकिन हमने ये भी नोट किया है कि वो ड्राइवर्स जो कि लॉन्ग रूट पर नहीं जा रहे लेकिन उनकी लॉन्ग आवर्स की ड्यूटी है, जैसे कि वो ड्राइवर्स जो कि किसी किस्म की डिलीवरी कर रहे हैं, पोस्टल डिलीवरी कर रहे हैं या किसी भी किस्म की डिलीवरी कर रहे हैं और उनको मुस्तकिल ऑन द रोड रहना है, ज़ाहिर है थकान तो हो रही होती है। उसको भी हम मॉनिटर कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि डिवाइस खुद, हम अपनी डिवाइस को बेसिकली एक स्मार्ट को पैसेंजर के नाम से भी कभी कभी इंटरनली बुलाते हैं, क्योंकि बेसिकली जैसे आपने कहा कि वो एक आपका साथी को पैसेंजर होगा जो कि आपको एक अच्छा ड्राइवर या अच्छी ड्राइविंग करने में हेल्प करेगा। सही। अच्छा हुमैरा, मुझे बताएं कि क्या जर्मनी में सरकारी सतह पर इस प्रोजेक्ट से फ़ायदा उठाने के लिए कोई डेवलपमेंट, कोई पेशरफ्त हुई है? तो इस वक्त हम जिस स्टेज में हैं, हम कम्युनिकेट कर रहे हैं गवर्नमेंट लेवल पर भी और प्राइवेट लेवल पर भी कि इस प्रोजेक्ट को किस तरह अडॉप्ट किया जा सके। हमारे सबसे बड़े जो कस्टमर इस वक्त हमें नज़र आ रहे हैं उनमें लॉजिस्टिक्स और फ्लीट मैनेजर्स हैं जो कि प्राइवेट लेवल पर काम कर रहे हैं, और उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने ड्राइवर्स को मॉनिटर तो सही वर्ड नहीं है लेकिन एनालाइज कर सकें और उनको प्रोटेक्टेड रख सकें कि ड्राइवर इस वक्त रिस्की सिचुएशन में तो नहीं है। इसके अलावा हम इंश्योरेंस कंपनी से बात कर रहे हैं और अक्सर जगहों पर डेटा प्राइवेसी लॉज काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव होते हैं, तो हमारी कोशिश है कि अगर हम इसे गवर्नमेंट लेवल पर और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लेवल पर उन्हें अब कन्विंस कर सकें कि ये सेफ्टी के लिहाज से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसकी एक्सेप्टेबिलिटी और ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो जाएगी। तो इस वक्त हम बात कर रहे हैं, इनफैक्ट इस वक्त हम अपने एक्सपोजर के लिए डिफरेंट जर्मनी स्टेट लेवल के कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इनफैक्ट इस वक्त हमारी पब्लिक वोटिंग भी ऑन है, अगर आप 4pilots.io पे जाएँ तो आप हमारे लिए वोट कर सकते हैं। इससे हमें वो एक्सपोजर और वो एक्सपोजर मिलेगा जिससे हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं कि रोड सेफ्टी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है और इस किस्म के सॉफ्टवेयर की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। सही है, ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हुमैरा नूर हमारे साथ मौजूद थी और इस बहुत ही मुनफरिद ऐप के हवाले से हमें बता रही थी। हमारे मुल्क के जो बुज़ुर्ग हैं वो भी किसी से पीछे नहीं है, किसी से कम नहीं है। मुल्तान आपको ले चलते हैं। ये बुज़ुर्ग हैं, 80 साल इनकी उम्र है, लेकिन ख़ुद को ये रखते हैं फ़िट और इसके लिए ये जिमनास्टिक्स करते हैं, ख़तरनाक करतब सीख रहे हैं। अब ये सब किस तरह करते हैं, मोहसिन अली की पहले रिपोर्ट में जानते हैं। कौन कहता है 80 साल का बूढ़ा कुछ नहीं कर सकता? ऐसे भी चल सकता। मैं हर तरफ से ठीक हूँ। अभी तो मैं जवान हूँ, चटान हूँ। कॉलेज में पढ़ता था, उसके बाद मैं रेंजर पुलिस में किया था, MC हवालदार, मेडिकल कंपाउंडर हवालदार, 3 फीतियाँ शुरू में उन्होंने लगाई थी। पसीना जो है ना आए कुछ भी हो, मैं वर्जिश ज़रूर करता हूँ और पानी में तैराकी भी करता हूँ। स्विमिंग पूल मैंने बनवाया हुआ है, किसी लड़के से कोई फीस आज तक मैं नहीं ली। एक चपाती खाता हूँ सुबह, एक शाम 1 किलो दूध पीता हूँ, सरदाई, लस्सी, दही ये इस्तेमाल करता हूँ। कई दफ़ा मैं गिरा हूँ लेकिन मैं डरता नहीं हूँ। वो उनको ये शेर सुनाता हूँ, गिरते हैं शहतवार मैदान जंग में। डाइट के हवाले से ये तनकीन करते हैं और ये ज़्यादातर इनको हमने जहाँ तक देखा है पैदल सफ़र करते हैं या साइकिल पे सफ़र करते हैं और रोज़ाना घंटों ये एक्सरसाइज करते हैं। फूलों से महकता है डोंगा गली, इसका खूबसूरत ट्रैक है और इन दिनों आने वालों की खूब तवज्जो समेट रहा है।
तो चलिए सैर करते हैं, आतिफ क़य्यूम भी मिलेंगे हमें वहाँ पे। नथिया गली के करीब डोंगा गली में पहाड़ों को काट कर बनाया गया एक पुराना रास्ता, जिसे लोग पाइपलाइन ट्रैक के नाम से जानते हैं। 4 किलोमीटर तक जहां फूलों की महक साथ साथ चलती है। आजकल यहाँ खूब सैर हो रही है। बहुत ज़्यादा सफाई थी, कोई रैपर्स नहीं थे और इतनी फ्रेश एयर थी कि हम ब्रीथ करते रहे और 4 किलोमीटर हम गए और आए और पता भी नहीं चला। बंदा यहाँ के फ्रेश होता है, फ्रेश एनवायरनमेंट को एंजॉय करता है, हेल्दी है, फिजिकली फिट रहते हैं। इट्स वेरी गुड इनिशिएटिव। इस रास्ते पर एक आबशार भी बहता है। कदीम नक्श निगार भी दिलचस्पियाँ समेटते हैं। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा टेक्सास वेलिसियाना का जो एक जिसको बर्मी कहते हैं दरख्त पाया जाता है, जिससे कैंसर का उसके टेक्सोल से कैंसर का इलाज किया जाता है। ब्रेक लेंगे, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। तो घरों में कोई तकरीबात होती है तो आप ऑर्डर देते हैं, खाना बन के आता है, और अगर मज़ेदार खाना आपने बनवाना होता है तो अच्छे अच्छे केटरर्स को देते हैं। लेकिन अब ये काम कौन कर रहा है भला? बस 18 साला ईशा। अगर आपने राब्ता करना है तो फ़ौरन से हमारी अब आपने ये रिपोर्ट देखनी है। ईशा खानों की लजीज देगे तैयार करती हैं, और ऐसी देगे होती हैं कि सब उंगलियां चाटते रह जाते हैं। देगे तैयार करने वाली मुनफरिद लड़की जिसकी उम्र सिर्फ है 18 साल, और वो कैसे इतना सारा काम कर लेती है? वो हमारे नुमाइंदे शहजाद अहमद हैं, उनके पास ही मौजूद हैं। शहजाद, बताइए। हाँ जी बिल्कुल, मैं आज आपको सियालकोट की एक ऐसी 18 साला बाहिम्मत लड़की से मिलवाने जा रहा हूँ। इस लड़की ने अपने घर के छोटे से किचन से कुकिंग का आगाज़ किया, और शुरू में 5-10 लोगों का जो आर्डर आता था वो तैयार करके लोगों के घरों में जो है वो डिलीवर करवाती थी। लेकिन 4 माह के कलील अरसे में अपने हाथों के टेस्ट और मेहनत से इस लड़की ने अपना नाम पैदा किया है, और अब ये लड़की जो है 5-10 अफराद का जो खाना तैयार करती थी, अब 300 अफराद का खाना तैयार करती है। देख सकते हैं मेरे पीछे ये ईशा है, ये देख सकते हैं बड़े चूल्हे पे बड़ा देचका चढ़ाया हुआ है, और आज ये 100 अफराद का खाना तैयार कर रही है। बिरयानी जो है, तहदा बिरयानी जो है वो तैयार की जा रही है। हम ईशा से ही बात करते हैं। ईशा, आप हमें ये बताओ कि किचन की हंडिया से देग तक का सफ़र कैसा रहा आपका? सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा, लेकिन मुश्किल भी था। लेकिन जो चीज़ करने का अज़म उठा लिया जाए वो मुश्किल नहीं होती। तो मुश्किलात तो काफ़ी आई, लेकिन ये कि मैंने हिम्मत से काम लिया। मेरी फैमिली की सपोर्ट थी, और मेरे साथ मेरी फैमिली की बहुत दुआएं थी, और मैंने अल्लाह ताला से हर चीज़ मांगी, और अल्लाह ताला ने मुझे आज इस मुकाम पे ले आए। कितनी डिशें आप बना लेते? मैं हर चीज़, चाइनीज़, पाकिस्तानी, कॉन्टिनेंटल, उसके बाद देगे, हर किस्म की देगे बना लेती हूँ। कितने आपको ऑर्डर्स आ रहे? डिपेंड करता है कि कितने ऑर्डर्स नसीब में लिखे हुए हैं, लेकिन ये है कि कभी कभी तो डेली होते हैं, कभी कभी वीकली एक होता है, तो वो डिपेंड करता है कि जो नसीब में है वो आना होता है। आप साथ स्टडी भी करती हैं? जी, मैंने भी सेकेंड ईयर के पेपर दिए, अब इंशाल्लाह आगे से वर्चुअल यूनिवर्सिटी में भी ऑनर्स में एडमिशन लूँगी। आपका मकसद है कि घर में रह के स्टडी भी की जाए और इनकम का सोर्स भी जो है पैदा? जी जी, मेरा पैशन था तो उसको मैंने प्रोफेशन बना लिया एज अ बिज़नेस, क्योंकि हम लोग 5 बहनें थी, मुझे कुछ करना था। हालांकि देखा जाए तो मैं इतनी वो नहीं थी, शरारती बच्चा थी, वो मस्तियाँ करने वाला, हर एक को तंग करने वाला, कोई यकीन नहीं था कर सकता कि मैं बिज़नेस करूँगी। तो फिर अचानक मैंने फिर ऐसे ही बिज़नेस ऐसे सोचा कि मामा की फ्रेंड ने कहा कि एज अ बिज़नेस स्टार्ट करो इसे। मजाक में फ्लेक्सेस बनवाए, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स। उसके बाद मैं ऐसी लड़की हूँ, मैं कहती हूँ हर दुनिया का अनोखा काम करूँ मैं, और अनोखा काम करके उसको बस सीधा करूँ। तो मैंने कहा दुनिया की, मतलब अभी पाकिस्तान की कोई लड़की देगे नहीं बना रही, मैं देगे बनाती हूँ। तो देगे बनाने स्टार्ट कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। तो ये है कि मुझे अपने घर को भी सपोर्ट करना था, क्योंकि बाबा बीमार हैं और फिर उनकी बैक में थोड़ा मसला है, तो फिर मुझे अपने घर को लेकर चलना था। तो 2 सिस्टर्स की शादी हो गई, जिसके बाद मैं थी, मुझे अपनी स्टडी के साथ साथ इसको भी कंटिन्यू रखना था। आपका दिल नहीं चाहता कि आप भी टीवी देखें, मोबाइल पे लगी रहें, रेस्ट करें, आप सारा दिन काम करते हैं?
जब ऑर्डर्स होते हैं ना तो मैं आपको सही बताऊं कि सुबह उठना बड़ा मुश्किल होता है कि जैसे आज मैंने ऑर्डर था तो सुबह 7 बजे उठना था। मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी देखना होता है तो रात को उसकी पूरी रात एडिटिंग चलती है, उसको फिर अपलोडिंग करना होता है। तो जब सुबह 7 बजे मेरे लिए उठना होता है फिर मैं कहती हूँ अल्लाह ताला ये छुट्टियाँ हैं और सारे इंजॉय कर रहे हैं, कोई सोया हुआ है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन जब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। कैसा खानों का रिस्पॉन्स रहा? अल्हम्दुलिल्लाह कि खाने का जब ऑर्डर जाता है ना, जब तक वो उनका मैसेज नहीं ना आता कि ऑर्डर कैसे, मेरी जान अटकी हुई होती है कि मुझे बताएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जितने ऑर्डर्स बनाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे बने हैं। जी आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। मैं आज आपके साथ खाना बनाता हूँ। आप ऐसे करते हैं कि मैं ईशा बन जाता हूँ, आप शहजाद बन जाए, ठीक है? ये आप माइक पकड़ें, आप इधर आएँ, मैं इधर आता हूँ, ये माइक आप संभालें। मुझे आपने बताते जाना है कि मैंने इसमें क्या क्या डाला। ठीक है। और मैं ये आप शुरू करें। आप क्या डालेंगे सबसे पहले? इसके अंदर सबसे पहले आप प्याज डालें। ठीक है। ऑयल हमने गर्म होने के लिए रख दिया था पहले। कैसा लग रहा है? देखें जी ये बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस जो है ये मुझे हुआ है। रिपोर्टिंग करना भी आसान नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि खाना बनाना भी आसान नहीं है। आप देख सकते हैं मेरी आंखों में जो है वो पानी जो है आगे, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हीट है। मेरा ख्याल अब कलर निकलना शुरू हो गया। थोड़ा सा और करेंगे भैया। थोड़ा सा और करेंगे जी। और इसके बाद जो हम नेक्स्ट क्या डालेंगे इसमें? इसके अंदर हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। अच्छा, लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। और अब हम लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो डालने लगे हैं जी। ये देखें, ये 7 हरी मिर्चें हैं और 4 लहसुन अदरक का जो है वो पेस्ट हमने इसमें डाल दिया। ठीक है जी। एक्सपीरियंस कैसा आपका? जी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है जी। हम वैसे ही फील्ड में काम करते हैं, लेकिन ये मेरे लिए यूनिक एक्सपीरियंस है। और मेरा हाल आपने टमाटर वगैरह और रखा हुआ है, और वो मेरा हाल मुझे गरम मसाला वगैरह भी नज़र आ रहे हैं सारी चीज़ें। गरम मसाले की कुछ चीज़ें वो अभी इसमें डालना, और कुछ रोस्टेड है वो बाद में डालेगा। अच्छा, वो बाद में, ठीक है। ये देखें जी, ये गरम मसाला साथ ही हम डाल रहे हैं इसमें। ये बेसिकली स्मेल ख़त्म करने के लिए डालते हैं और खुशबू के लिए डालते हैं, ताकि इसमें जो है वो खाने में खुशबू आए और खाने वाले को अच्छा लगे। मुझे तो अभी बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। चिकन कितनी देर बाद डालेंगे? चिकन तकरीबन 5 मिनट बाद ये टमाटर थोड़ा सा मैश हो जाए, उसके बाद हम चिकन डालेंगे। चिकन को अच्छी तरह भूनेंगे, पिंक से वाइट करेंगे। बिल्कुल। अब आप अपनी जगह पे आ जाएं, मैं अपनी जगह पे आ जाता हूँ। ईशा जो है जी तहदार बिरयानी तैयार कर रही है। एक और सवाल करते हैं, और वो बड़ा ज़रूरी सवाल है। अच्छा बताइएगा कि आप कैसा सोचती हैं कि आपका जो ज़िंदगी का हम सफ़र हो वो कैसा होना चाहिए? मैं एक चीज़ कहूँ कि ये सब नसीबों की बातें होती हैं। तो मैं बस ये कहती हूँ कि मेरी माँ बाप बहुत सपोर्टिव थे मेरे लिए। तो देखा जाए तो हमारे ख़ानदान में कोई भी इस साइड पे नहीं आया या देखा। बस मैं कहती हूँ कि सपोर्टिव होने चाहिए, मुझे किसी काम से रोकने वाले ना हों। और ये कि मैं अपने काम को, मेरा बस एक ड्रीम रह गया कि मैंने अपना रेस्टोरेंट बनाना है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि विद इन मंथ्स या विद इन ईयर भी मैं बनाऊँ, और मैंने अपना वो शौक़ भी पूरा करना ज़रूर। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला आपको आपका हम सफ़र बहुत अच्छा मिलेगा। और भाई क्यों ना अच्छा मिलेगा, और वो खुशकिस्मत होगा जिसको इतने अच्छे अच्छे लजीज खाना बनाने वाली मिल जाएगी, तो उसकी तो मौजी हो जाएगी। जैसे कहा जाता है ना, हिम्मत करे इंसान तो क्या नहीं हो सकता। कहना बड़ा आसान है, लेकिन वो तबका जो पिसा हुआ जब वो हिम्मत करता है तो उसे किस किस्म का रवैया लोगों की तरफ से बर्दाश्त करना पड़ता है, वो एक अलग इम्तिहान है। हम बात कर रहे हैं लाहौर की एक रिक्शा ड्राइवर की। ठीक है, लाहौर के नहीं, लाहौर की तो बेवा हैं, बाहिम्मत हैं, लेकिन उन्हें सड़क पर नामुनासिब रवैयों का सामना करना पड़ता है। और आप देखें कि एक खातून जो कि बेवा हैं, घर की रोजी रोटी के लिए एक ऐसा तरीका ढूंढ रही है कि उन्हें किसी के आगे हाथ हलाल तरीके से करना, हलाल तरीके से। फिर उनको जो चैलेंजेस उनके सामने हैं उन पे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आंसा नौरीन कहती हैं कि लोग मजबूरी को नहीं समझते, बस जुमले कसते हैं, बातें कसते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। शाहीन मिशाल की हम आपको रिपोर्ट दिखाएंगे, उसके बाद हम इस मामले पर बात करते हैं। खुद औरत को मजबूत होना चाहिए, और कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरा नाम आंसा नौरीन है और मैं 5 साल से रिक्शा चला रही हूँ। मेरे मियाँ फौत हो गए, खुद मैं बीमार रहती हूँ,
मेरी बच्चियाँ हैं और बेटा नहीं है। एक वो बंदा बैठा है इसी तरह कि मैं कपड़ों का कारोबार करता हूँ, मुझे अपना नंबर दें। नंबर दिया तो वो मुझे तंग करना शुरू हो गया और कहीं भी देखे तो मेरे पीछे लग जाए। फिर मैंने उसको खूब सुनाई। फिर मैंने कहा कि अगर मैं मजबूर हूँ, मैं निकली हूँ बाहर, तो आपको इज्जत करनी चाहिए मेरी कि या कि इस तरह करना चाहिए। फिर उसने सॉरी किया और कहता कि आज के बाद मैं नहीं करूँगा। रोड पे आओ तो लोग अच्छे भी मिलते हैं, बुरे भी मिलते हैं। वैसे देखते हैं, मुड़ मुड़ के देखेंगे, हंसेंगे, ताने भी कसते हैं। और कई लोग कहते हैं रिक्शा क्यों चला रही हो, घर में रोटियां पकाओ जाके। लेकिन अपनी सोच जो है ना अपना, वो उसको साफ रखना चाहिए। अगर कभी इस तरह कोई बुरा ख्याल आए तो अपनी माँ बहनों को याद करना। तो जनाब रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है, हमें ज्वाइन किया बाहिम्मत खातून, एक बहादुर खातून आंसा नौरीन साहिबा ने। आंसा साहिबा बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो जो जिस हिम्मत से, जिस हौसले से आप काम करती हैं ना, आपके उस हौसले को सलाम। जिस हिम्मत का आप मुजाहरा कर रही हैं ना, अब हर खातून के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि हर किसी को शटअप कॉल दे सके, हर किसी को जवाब दे, हर किसी को बताए कि उसकी लिमिट्स क्या हैं। आप बहुत सारे लोगों के लिए मिसाल है। मैं चाहती हूँ कि आपकी जो स्टोरी है, जब आपने ये काम शुरू किया, जो घर के हालात हैं, वो हम अपने नाज़रीन के सामने रखें प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आंसा नौरीन है और मैं 5 साल से रिक्शा चला रही हूँ। ठीक है, आप प्लीज़ ब्रेक ले लें। और साथ ही अमान साहब से ये भी जानना चाहेंगे कि यकीनन लोग जो हैं वो समझते नहीं है, समझते नहीं किसी है, की मजबूरी को नहीं समझते। तो आपको बुरे एक्सपीरियंसेस, बुरे तजर्बात आपको आंसा क्या क्या हुए हैं? लोग क्या जुमले कहते हैं आपको? बहुत सारी बातें करते हैं। मतलब मैं यहाँ मैं क्या बयान करूँ, थोड़ा सा मैं मुख्तसर से बात करूँगी कि हंसेंगे, देख के हंसना शुरू कर देंगे और जिससे मेरा दिल ऐसे दुखता है कि मैं मजबूर औरत हूँ। अगर मैं बाहर निकली हूँ बच्चों के लिए रोज़ी रोटी कमाने, तो या औरत समझ के लोग बैठेंगे नहीं, बैठते ही नहीं हैं कि औरत के पीछे क्यों बैठें। और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो आके बैठते हैं, सबसे पहले बैठेंगे। और इज़्ज़त भी, दुनिया है ना, इज़्ज़त भी लोग करते हैं और कुछ इग्नोर कर देते हैं। देख के भी आंसा कुछ अपनी बातें बहुत सारी करते हैं निजी ज़िंदगी के हवाले से। ये मेरा रिक्शा मार के तोड़ा हुआ, उन्होंने इतना तोड़ा हुआ बहुत ज़्यादा कि मैं, किसने तोड़ा? इसके बगैर मैं चल नहीं सकती, बीमार रहती। जो आसपास गुजरते हैं लोग, ये उन लोगों ने तोड़ा या कोई एक स्पेसिफिक मखसूस शख्स? जैसे आपने रिपोर्ट में बताया था कि कोई एक शख्स आपको कॉल कर रहा था। जी, वो कॉल करके तो मुझे तंग करता था। पहले कह रहा था कि मैं कपड़ों का कारोबार करता हूँ, तो आप मुझे अपना नंबर दें ताकि मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो हेल्प की बजाय मेरे वो पीछे ही पड़ गया, मुझे फ़ोन करे, फ़ोन पे फ़ोन, घर पे भी फ़ोन। फिर मैंने वो मुझे मिल गया वो सड़क पे भी मिले तो वो तंग करे। फिर मैंने, सवारियाँ बैठी हुई तो पर मैंने उसको खूब सुनाई। मैंने कहा मैं अगर निकली हूँ बाहर तो आपको मेरी इज़्ज़त करनी चाहिए और कि इस तरह मुझे तंग करना चाहिए। फिर कहता है कि ठीक है, मैं अब कभी नहीं तंग करूँगा। मैंने कहा मैं कितना, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, किसी और के पीछे जाओ कि मेरे पीछे। अच्छा आंसा, मैं तो खुद परेशान ये जानना चाहेंगे कि क्योंकि आप ऑलरेडी बड़ी मुश्किल ज़िंदगी गुजार रही हैं, लेकिन ये मामलात हुए कैसे? आपके जो शौहर थे उनका कब इंतकाल हुआ, किन हालात में हुआ, और उसके बाद से लेके अब तक आपने क्या क्या झेला है? पहले तो मैं घर में ही रहती थी, मुझे पता ही नहीं था कि मैंने करना क्या है। मेरे पास इतने कोई ना कुछ भी नहीं था। और दवाई के लिए पैसे, तब भी मैं बीमार थी, बच्चियां पढ़ती थी
और मैं बस ऐसे ही परेशान रहती। किसी ने आस पास से कोई आके थोड़े बहुत पैसे दे जाने, अपना कोई काम नहीं आता, तो किसी ने दे जाने थोड़े, उससे किधर गुजारा होता है। फिर मैं ऐसे सोचती ही रहती कि अल्लाह मेरा कोई वसीला बना दे, मेरा वसीला बना दे। ऐसे ही मैंने फिर वो देखा, ख़बर आई टीवी पे कि ये पिंक रिक्शे दे रही हैं, वो अल्लाह उनका भला करे, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। हमारी मैडम है, ज़ार मैडम है, ये पिंक रिक्शों वाली स्कीम जो है उनकी NGO है। तो फिर उनका मैंने मतलब उसमें देखा तो नंबर नहीं था मेरे पास। फिर वो बड़ी मुश्किल से वो नेट से निकाल के फिर मैं गई वहाँ। फिर उन्होंने बहुत अच्छा मेरे साथ मतलब वो उनका रवैया अच्छी रही है मेरे साथ। बिल्कुल आंसर साहिबा। और पता है हमारे मुआशरे में हम कहते हैं ना कि एक साइड पे तो औरत एक औरत की दुश्मन है, लेकिन नहीं, एक औरत का बहुत बड़ा सहारा भी बनती है। आप जो बता रही हैं कि जिस तरह से सड़क पर रिक्शा चलाना, ये वो ज़िंदगी है जिसमें आने वाली मुश्किलात को झेलना बड़ा मुश्किल है। कोई एक ऐसा वाक़या जो कि आपके दिल को चीर देता हो, जब भी आप सोचती हो, मतलब दिल एक सेकंड के लिए ना धड़कना रुक जाता हो, कि जब वो वाक़या हुआ तो रोंगटे खड़े हो जाते हो। मैं चाहूँगी अपनी बेटी समझ के मुझे, अपनी बहन समझ के मुझे आप दिल की बात करें कि वो वाक़या जिसने आपको झंझोर डाला हो। जाहिर सी बात है हम भी अकेले अगर सड़क पे जाना इनसिक्योरिटी फील करते हैं। नहीं, ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। वैसे इज़्ज़त दी है लोगों ने बहुत सारी। कई गाड़ियों वाले गुज़रते थे, सलूट करते थे मुझे, लेडीज़ भी जेंट्स भी, और कई गाड़ियों वाले इतनी बुरी गालियां दे के जाते थे और ऐसे ओवरटेक करके या कि ऐसे हारन मारने। ज़ाहिर है उधर दूसरी तरफ कोई गाड़ी है, अगर मैं नहीं उधर हो रही तो गालियां देना शुरू हो गई। ऐसे गालियां, इतने बदतमीज़ी से पेश आना कि पढ़े लिखे लोग भी ऐसे होते हैं कि गालियां देना शुरू कर दी। लेकिन इतनी गलीज़ गालियां दी कि मैं बयान नहीं कर बात ये आंसा कि यकीनन इन सब चीज़ों को आपने हिम्मत बनाया, और जिस तरह से बनाया है ना वो आप ही जानती हैं। अच्छा ये बताइए कि आपकी बच्चियां भी हैं, कितनी बच्चियां हैं, और उनके मुस्तक़बिल के हवाले से आपको फ़िक्र होती है कि जो मुश्किल आपने गुजारी है। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ पे मौजूद थी और बहुत ही मुश्किल से आप गुजारी, लेकिन हम बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं। आपको बताएं कि शादी का मुकद्दस रिश्ता अब अपनी पहचान खोने लगा है। अदम बर्दाश्त इसको कहें या फिर हम ये कहें कि शायद सोच का जो है फुकदान ख़त्म हो चुका है, या फिर दोनों जो लोग हैं, लड़का हो या लड़की, उसे लगता है कि ठीक है नहीं चल पा रहे तो ओके फ़ाइन, हम दूसरी शादी कर लेंगे, दूसरा निकाह कर लेंगे। लेकिन इस तरह की सोच के बाद हम ये देख रहे हैं कि हमारे मुआशरे में डिवोर्स और जो खुला है उसका रेशो बढ़ता जा रहा है। लाहौर में रवां साल कितनी ख़वातीन ने अदालतों से खुला लेकर रिश्ता ख़त्म करने की अपील की, और ख़वातीन को खुला लेने की ये ज़रूरत क्यों पड़ रही है, पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं अरशद अली की, फिर इस पर बात करेंगे। हजारों ख्वाहिशों, उम्मीदों और दुआओं का नाम शादी। ये रिश्ता इंसान अपनी पसंद से बनाए या अपनों की पसंद से, लाख बार सोच विचार के बाद। साल 2021 के पहले 6 माह के दौरान 4738 जोड़ों में अलैदगी हुई, यानी यौमियत 26 रिश्ते टूट गए। गुज़िश्ता बरस ये शरह यौमिया के हिसाब से आधी थी। गुज़िश्ता साल 2020 में 2480 खवातीन को खुला की डिग्रियाँ जारी की जाती रहीं, ताहम यौमिया 13 खवातीन को खुला की डिग्रियाँ जारी की गईं। कोरोना की वजह से गुज़िश्ता बरस अप्रैल और मई के दौरान खुला की डिग्रियों के ऊपर समाअत नहीं हो सकी, जिसका असर 2021 में देखने को मिल रहा है। रिश्तों को दीमक की तरह कौन चाट रहा है? जी हाँ, झूठ। खुला जो है मैंने बहुत सारी उसकी रीजंस की वजह से अप्लाई किया। एक तो उसका फिजिकली टॉर्चर, मेंटली टॉर्चर, शक, तहमतें, खर्चा ना देना, फ्रॉड, झूठ, इस वजह से। वकला और साइरीन इस हवाले से क्या कहते हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। शादी से पहले लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा ये हम्बल होते हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो अपने आप को इज्जो इनकसारी का मुजाहरा करते हैं, लेकिन जब शादी हो जाती है
तो वो ये समझते हैं कि अब हम हाकम हो गए हैं और ये महकूम है। अगर आपके पास पैसा नहीं है ना तो आप एटलीस्ट अपनी बीवी को मेंटली सुकून दें ताकि वो सरवाइव कर सके। पैसा ना भी हो तो गुजारा हो जाता है, लेकिन अगर सुकून ना हो तो गुजारा नहीं होता। अगर रिश्ते सोच की सीढ़ी पर चढ़े बगैर जज्बात की बुनियाद पर बनाए जाएं तो शादी नहीं बर्बादी होती है। गुज़िश्ता साल 2020 के दौरान लाहौर की 11,503 खवातीन को खुला की डिग्रियाँ जारी की गईं। ताहम माहिरीन कहते हैं कि खुला की रेशो इस साल मजीद बढ़ेगी। कैमरामैन खावर महमूद के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। एक बहुत अहम हमारा सोशल इशू है, इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर रमशा चौधरी और स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रही हैं समाजी कारकुन आलिया सारिम ने। तो सबसे पहले आलिया साहबा आपसे शुरू करते हैं, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। क्या वजह है कि ख़ातीन जो है वो अदालतों से खुला लेने के लिए तेज़ी से रुजू कर रही हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि कोई औरत अपना घर नहीं तोड़ना चाहती, क्योंकि उसको अपनी ज़िंदगी में एक ऐसे मर्द की ज़रूरत हमेशा रहती है जो उसका सरपरस्त बना रहे। तो उसको एक खुला के बाद फिर किसी की सरपरस्ती में जाना पड़ता है। सबसे खूबसूरत तो ये बात हो कि जो पहला सरपरस्त, पहला शौहर हो, वही ज़िंदगी में रहे और उसी के कंधे पे इंसान जाए। इस जुमले का कोई ये मतलब ना समझे कि औरत ने जुल्म, तशद्दुद, इज़्ज़त, बेइज़्ज़ती सब चीज़ें माफ़ कर देनी है। नहीं, जिस घर में उसकी इज़्ज़त महफूज नहीं है और जिस घर में उसकी ज़िंदगी महफूज नहीं है, क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि औरतें जान हार देती हैं, उन्हें ख़त्म कर दिया जाता है, वो वहाँ नहीं रह सकती। खुला पहले औरत को इतनी आसानी से मिलती भी नहीं थी और हम ये जुमला सुनते थे, मर्द कहता था ना तुम्हें रखूँगा ना तुम्हें छोड़ूंगा, ऐसा बना के रखूँगा कि अज़ियतनाक ज़िंदगी हो जाएगी। तो खुला की एक कानूनी उन लोगों ने बहुत बेहतर तरीका इख्तियार किया, 3 से 6 महीने में अब खुला हो जाती है। सही है। अब खुला की वजूहात पे मैं आ जाती हूँ। अगर तो बच्ची जाती है जॉइंट फैमिली सिस्टम में तो वहाँ पर एक टसल होती है किसकी, कि उस मर्द को खींचती है माँ अपनी तरफ और बीवी खींचती है अपनी, और अगर बहन भी हो जाए तो बहन भी किरदार सब मिलकर खींचते हैं। वो अपना अच्छा रोल अदा करें औरतें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं वहाँ भी मर्द को आज़ाद नहीं छोड़ सकती। तुम मर्द हो, तुम महरम हो, तुम सरबरा हो, करो ना बैलेंस सब में। और अगर तुम बैलेंस नहीं कर सकते हो तो फिर दूसरी तरफ तुम दूसरी शादी की तरफ कहते हो मैं 4 को रख सकता हूँ। मैं तो उन्हें जानती हूँ जो 1 को रखते हैं और उस वक्त वो बैलेंस नहीं कर पा रहे होते। तो मर्द की सबसे बड़ी सलाहियत तो ये है कि वो बैलेंस करना सीखे। अब अगर मैं उनको देखूँ कि जो जॉइंट फैमिली में नहीं जाती तो वहाँ बच्चियों के अंदर ये शौक होता है कि भाई मेरी दोस्त ने ये ख़रीदा, उसने ब्रांडेड पहना, मुझे दो। तो वहाँ बच्चियाँ क्या करती हैं, ज़्यादा ख्वाहिशात दिखाकर उन मर्दों से कभी कभी फासला कर लेती हैं। कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी, एक जुमला बहुत तकलीफ दे लेकिन बोल देना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ जब बेहतर से बेहतर मिलने लगती है ना नेट के थ्रू, तो लड़का है या लड़की है दोनों निकल रहे हैं। अब अपॉर्चुनिटीज़ ये नहीं है कि हमने एक शादी करके उसको निभाने, अपॉर्चुनिटी ये है कि अच्छा ये तो मुझे ये पैसा दे रहा था, ये वाला सुकून दे रहा था, अब कोई और उससे बेहतर मिल रहा है तो इसको छोड़ के हम उधर चले जाते हैं। अपॉर्चुनिटी कितनी लॉन्ग टर्म होती है? बिल्कुल भी लॉन्ग टर्म नहीं होती, वो इतनी शॉर्ट टर्म होती है कि उसके कुछ अरसे के फ़ौरन बाद आपको तीसरी चौथी। तभी तो मैं कहती हूँ नफ्स को काबू करो, वरना 4 के बाद भी ना औरत को सुकून आएगा ना मर्द को सुकून आएगा। और जो आपकी जिम्मेदारी है ना वो इस रिश्ते को निभाना है। निकाह अल्लाह को पसंद है लेकिन तलाक, खुला सख्त नापसंद है। और शादियां जो हम चाहे औरत करे। अच्छा, एक चीज़ मुझे और भी लग रही है कि हमारी सोसाइटी में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत ज़्यादा शुरू हो गए हैं। पहले हम मर्दों की कहानियाँ सुना करते थे, अब हम ख़वातीन की भी कहानियाँ सुनते हैं और वो मुकाबले पर आ गई हैं। मुकाबला ये है कि ये क्या समझता है कि मैं अब किसी नाकारा हो गई हूँ या मुझे कोई पसंद नहीं कर सकता या कोई मुझसे मोहब्बत नहीं कर सकता, मैं भी इसको दिखाती हूँ कि मुझसे कोई मोहब्बत कर सकता है। ये बात मैं बड़े वसूख से इसलिए कह रही हूँ कि शेल्टर होम में मेरे पास ख़वातीन आ रही हैं जिनको अगर शौहर ने किसी किस्म का इश्तियाल दिला दिया या उनको टाइम नहीं दिया या अप्रिसिएशन नहीं दी तो फ़ौरन डाइवर्ट हो जाती हैं पैसे में तंगी की उस तरफ जो इनकी तारीफ़ करता है, जो इनको फैसिलिटेट करता है पैसों से। सबसे पहले किसी औरत को अगर कोई तारीफ़ कर रहा है खामा खां बगैर रिश्ते के और उसको फैसिलिटेट कर रहा है पैसों से, आप वहीं रुक जाइए। और जो मर्द औरत अपने घर की बुराइयां बाहर जाके करते हैं एक दूसरे की, अपने दोस्तों से, समझ लीजिए यही आपका सबसे बड़ा दुश्मन होगा। अपनी माँ बहन से बात की जा सकती है, उनसे नहीं। अब मुकाबले की फ़िज़ा ये है कि हम भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाएंगे। मर्द के पास तो क्योंकि 4 की इजाज़त है, वो छुप के भी बहुत सारे काम कर लेते हैं, जबकि मैं मानती हूँ कि निकाह वो होता है जो अलल ऐलान किया जाए, जो छुप के किया जाता है मैं उसको निकाह भी नहीं समझती। ये बड़ा अहम इशू है, इस पर हम आगे चल के बात करते हैं क्योंकि अब शामिल करते हैं रमशा चौधरी भी हमारे साथ मौजूद है। रमशा, जिससे हम बात करें कि खुला की लेने की जो रेशो है वो बढ़ती जा रही है, आपके पास भी यकीनन केसेस आते होंगे। ज़्यादा वजूहात क्या होती हैं कि ख़वातीन क्यों इस तरफ जाती हैं कि उन्हें खुला चाहिए, उन्होंने खुला लेने के लिए अप्लाई किया है?
हमारे पास बहुत ज़्यादा केसेस आते रहते हैं एंड इट इज़ यूजुअली यंग गर्ल्स। अगर आप एज लिमिट्स देखिए तो मोस्टली 25 ऑनवर्ड्स टिल 35 इयर्स की एज लिमिट में गर्ल्स आती हैं। जो ओल्डर विमेन होती हैं वो एज सच उनकी टेंडेंसी नहीं है टुवर्ड्स डाइवोर्स एंड खुला, बिकॉज उनके माइंड में एक वो जो होता है पुराने स्टाइल का कन्वेंशनल माइंडसेट होता है उनका। दे बिलीव कि डाइवोर्स नहीं होनी चाहिए, जब शादी होगी तो जनाजा ही उस घर से उठेगा। सो अब आजकल की जो यंग लड़कियां हैं मोस्टली उनके प्रॉब्लम्स हमारे पास आते हैं और उनकी 2-3 ये मेन प्रॉब्लम्स होती हैं कि लड़का हमें तंग कर रहा है, हमें ख़र्चा नहीं दे रहा। दूसरा वो लोग कहती हैं कि लड़के का कहीं अफेयर चल रहा है या हमें कोई और पसंद है। या तीसरा वो लोग कहती हैं कि हमारी सास वगैरह के साथ नहीं बन रही या उनकी फैमिली के साथ नहीं बन रही, हम एडजस्ट नहीं कर सक रहे। सो अगर आप इन तीनों इनहेरिट प्रॉब्लम्स को देखें, इनका हर जगह सोल्यूशन है, बट आई बिलीव दैट हमारे लॉ ने ऑलरेडी एक लूप होल दे दिया है इन सब खुला के जो औरतों को एक्सेस मिल गया है वो बहुत ज़्यादा दे दिया है हमारे लॉ ने। और एक्सेस इस तरीके से दे दिया है कि हमारे लॉ के अंदर कहा गया है कि अगर आपका रिलेशनशिप विद योर हस्बैंड बिकम्स इंटॉलरेबल को भी अब हम लोगों ने पेशेंस लेवल को हम लोग एक एक्सट्रीम पे जाकर देखना चाहिए, मगर हम लोग उसको एक्सट्रीम पे नहीं देखते। अगर एक थप्पड़ लड़की को पड़ा है, शील बी लाइक माई लाइफ हैज़ बिकम इंटॉलरेबल, जबकि इंटॉलरेबल वर्ड यूज किया गया है लॉ ने, उसको बहुत वाइड मीनिंग दिया है, बट इट वाज यूज्ड फॉर डोमेस्टिक वायलेंस, इट वाज यूज्ड फॉर अब्यूज। उसको हम लोग सही तरीके से रीड नहीं कर रहे, इंटरप्रेट नहीं कर रहे। द कोर्ट्स कैन नॉट डू एनीथिंग, उनके सामने एक सेट प्रोसीजर है, ये इंसान की अपनी विल है। अब हमारे माशरे के अंदर हमारे पास एक सेट लॉ है, कोर्ट का लॉ है, दूसरा हमारे पास लैंड का लॉ है जो हमारा पाकिस्तान का स्टेट लॉ है, और तीसरा लॉ यहाँ पे इस्लामिक और मोरालिटी का लॉ है। हम अपनी मोरालिटी को किस तरीके से लेके चल रहे हैं। एज ए लॉयर, एज ए ह्यूमन, आई बिलीव दैट हमारे माशरे के अंदर इस्लामिक लॉ की इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं हो रही और हमारी मॉरल वैल्यूज ख़राब हो गई हैं। अच्छा रमशा, हमारे अंदर ये पेरेंट्स कतई कलामी की माजरत, लेकिन ये जो हमने बात की है कि ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है इसके पैमाने को जांचने के लिए हमारे पास यार्ड स्टिक क्या है? क्योंकि किसी की नज़र में हमारी बहुत सी जो पुरानी भी औरतें थीं उन पे जितना भी तशद्दुद कर लिया जाता था, उन्होंने जी घर बसाना है और वो वही वाली बात आपकी जनाजे निकलेगा। लेकिन एक थप्पड़ हो, 100 हो या एक फिंगर का टच हो, मेरी नज़र में वो वायलेंस है। और अगर आज आप उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, उस एक टच को, उस एक थप्पड़ को, उस एक गाली को, तो वो उस बंदे को या फिर उस ससुराल को या फिर उस मैके को भी आगे शेर बनाता है। और फिर वो ये समझते हैं कि अगर एक चीज़ बर्दाश्त हो सकती है तो फिर आगे 2 थप्पड़ भी बर्दाश्त होंगे, फिर आगे 3 घूंसे भी बर्दाश्त होंगे। तो हमारा यार्ड स्टिक क्या है इसको जांचने का? मैं आपको थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पहले बता दूं। देखिए, एज अ ह्यूमन वी इवॉल्व एंड व्हाट वी लर्न इन आवर पास्ट हम उसी को आगे इम्प्लीमेंट करते हैं। क्या हमारी अपब्रिंगिंग इस तरीके से की गई है, क्या हमने अपने बेटों की या अपनी बेटियों की अपब्रिंगिंग इस तरीके से की है कि वो आगे जाकर किसी और इंसान को, किसी और बंदे को हर्ट करें? इफ़ वी हैव डन दैट इन द पास्ट, उसकी रेमेडी अब नहीं हो सकती। रेमेडी अगर हमने फ्यूचर में डोमेस्टिक वायलेंस को रोकना है तो वी हैव टू अपब्रिंग आवर चिल्ड्रन इन अ वे जिसमें हम उनको सिखाएं और बताएं कि नहीं, अगला पर्सन एज अ पर्सन है, उसकी एक बाउंड्री है, आपने उसकी एक बाउंड्री क्रॉस नहीं करनी, आपने उस बंदे को रिस्पेक्ट करना है, उस पर हाथ नहीं उठाना। नाउ द डैमेज हैज़ बिन डन, अनफॉर्चुनेटली वी कैन नॉट amend it, but we can amend it by implementing the laws, by implementing a state of mind which the society accepts। और अब हम लोगों को laws को implement करना चाहिए, और जो हमारे पास कवानीन है, रिपोर्ट कर सकते हैं आप पुलिस में, डोमेस्टिक वायलेंस सेल बना दिया गया है, गवर्नमेंट ने बना दिया है, यू कैन कॉल देम एंड देन यू कैन रिपोर्ट। मुख्तलिफ मराहिल से गुजरते हुए जब आपको लगे कि अच्छा चीज़ें अभी भी कंट्रोल नहीं हैं, चीज़ें अब ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हैं, तब आप खुला की जानी बढ़े। ठीक भाभी, आपकी तरफ आती हूँ। आपने जैसे कहा कि मर्द को ये लगता है कि मुझे भी ऑप्शन मिल जाएगी, औरत को लगता है कि
ठीक है मुझे भी एक ऑप्शन मिल जाएगी, लेकिन इसमें बच्चे रुल जाते हैं ना। मर्द को भी ऑप्शन मिल गई, उसने दूसरी शादी कर ली, औरत को भी ऑप्शन मिल गई, वो भी दूसरी शादी कर चुकी है, बच्चे कहाँ पर हैं, उनकी ज़िंदगी तबाह हो। और बच्चे तो उस वक्त से डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं जब माँ बाप की पहली लड़ाई होती है। ऐसा ही है। और बहुत दुख से बताऊं कि शेल्टर होम में वो बच्चियां जिनकी शादी को 1 आध साल हुआ या 2 साल हुआ, वो प्रेगनेंसी में शेल्टर होम पहुंच चुकी हैं कि मतलब अलग हो गए हैं या होने वाले हैं, और ना मैका रखता है ना ससुराल रखता है। ये मियाँ बीवी तो अलग हो जाएंगे, अब नतीजे में जो औलाद आएगी ये दोनों को नहीं चाहिए, ना माँ को ना बाप को ना ससुराल को ना मैके को। ये शेल्टर होम की जीनत बनेंगे, और अल्लाह करेगा नहीं बनेंगे यहाँ की, ये जाएंगे तो एडॉप्शन के लिए किसी बेहतरीन घरों में। लेकिन ये माँ बाप सोचे कि इनके लिए कितनी तकलीफदेह बात होगी जब इनसे सवालात अल्लाह भी करेगा, और हिसाब तो दुनिया और आखिरत में होगा। अब अगर मैं औरत की बात करूँ, हम बार बार कहते हैं पुरानी औरत पुरानी औरत। मैं तो आज भी समझती हूँ कि मेरी माँ मुझसे ज़्यादा अजीम औरत थी, ठीक है, और उसने जो चीज़ें बर्दाश्त की। मैं अगर अपनी मदर की बात करूँ, सिंगल पेरेंट थी, क्योंकि अब्बा की डेथ हो गई जब मैं 11 साल की थी। आज मैं जो भी प्रोडक्ट हूँ ना, मैं अपनी माँ का प्रोडक्ट हूँ। मेरी माँ ने ना तो दूसरी शादी की, ना घर से बाहर कदम निकाला। एयरफोर्स में अब्बा थे, पेंशन आती थी, अच्छा माशाल्लाह पैसों की तंगी नहीं थी, माँ ने इज्जत से ज़िंदगी गुजार दी। तो मेरा जैसा प्रोडक्ट अल्लाह ने बनाया और मैं आपके सामने हूँ। अब वो माएँ जो इस तरह का सेक्रीफाइस नहीं करना चाहती, जिन्हें तलाक होती है, जो बेवा होती हैं, जो बहुत जल्दी मना नहीं है, ना कानून में, ना इस्लाम में, ना इखलाक में, कहीं मना नहीं है, वो जा सकती हैं दूसरी तरफ, दूसरी शादी की तरफ। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जन्नत में गए, जन्नत की तरफ गए, तो कोई औरत दरवाजे पे खटखट कर रही थी, नॉक कर रही थी। तो आपने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा ये कौन सी औरत है? कहने लगे ये वो बेवा औरत है जिसने बेवा होने के बाद अपने बच्चों की परवरिश की खातिर अपने नफ्स को ख़त्म कर लिया, तो ये इतनी जन्नत की हकदार है कि मुझसे पहले जन्नत में जाएगी। अब औरतों की, जो मैं अपनी माँ पुरानी औरतों के लिए एक बात करना चाहूँगी, तू जिसको कह रहा है पुराना लगा मुझे, ये घर खरीदने में ज़माना लगा मुझे। हमने बहुत मेहनत की, हम औरतों ने। प्लीज़ इस फ़ख्र को कंटिन्यू कीजिए, जो कुर्बानियाँ हम दे रहे हैं कंटिन्यू कीजिए। वट्टे सट्टे की शादियाँ नहीं कीजिए, शादियों में कंपैटिबिलिटी भी चेक कीजिए। कम उम्री की शादियाँ, 16 साल की बच्ची, 14 साल की बच्ची, वो निकाह को पता है क्या समझती है? मैं दुल्हन बनूंगी, मेरा फ़ोटो शूट होगा, फैंटेसी, कपड़े होंगे। फैंटेसी नहीं है, निकाह एक बहुत मुक़द्दस और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसको, इस रिश्ते को इंजॉय करने के लिए भी एक लेवल चाहिए होता है। जो लोग उस लेवल के नहीं होते वो इसको चला नहीं पाते। लेकिन जो लोग इसको चला नहीं पाते उनके लिए भी मैं एक बात कह दूं कि जो पैसे की मद में आगे बच्चियां जाती हैं। छत टपकती थी अगरचे, फिर भी आ जाती थी नींद। मैं नए घर में बहुत रोया, पुराने के लिए शेल्टर में आने वाली बच्चियां उन पहले घरों को बहुत याद करती हैं, जो नासमझी में उसको तोड़ देती हैं, उससे अलग हो जाती हैं। हर फैसल भाई, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। दौलत के पीछे नहीं भागो, और ये नहीं सोचो कि गैर अगर तुम्हारी तारीफ़ कर रहा है तो वो तुम्हारा दोस्त ही है। और आखिर में मुख्तसरन हम इसको कंक्लूड करते हैं, गो के ये ऐसा मौजू है कि कंक्लूड करना इसको मुश्किल हो जाता है। हम इस पे करें, लेकिन भाभी ये बात है कि जब ये तमाम तर मामलात हो रहे होते हैं, ये तो हमारे मज़हब में भी बड़ा क्लियरिफाई कर दिया गया है कि अगर अलहदगी की तरफ जाना भी है तो फिर वक्त दो एक दूसरे को, ठीक है। ऐसे में उन लोगों का किरदार कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो आपके रिश्तेदार हैं, जो डायरेक्ट लिंक में हैं, वो मिल बैठें, वो समझाएं। क्योंकि जैसे कि आप दोनों ने एक बात की कि एक होती है प्री मैरिज फैंटेसी, और उसके बाद जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखते हैं चीज़ें बहुत मुख्तलिफ हो जाती हैं। उन लोगों को साथ बिठा के गुफ्तगू करनी चाहिए कि जो रिश्ते को जोड़ें, ना कि उनको जो तोड़ें। मैं उससे भी आगे जाती हूँ। अलहदगी हो गई, अलहदगी के बाद भी इद्दत तक मर्द को चाहिए उस घर को छोड़ दे, अपनी बीवी को इज्जत से वहाँ रहने दे। उससे क्या होगा? उसके बच्चे सीखेंगे कि रिश्ता कितना मुकद्दस होता है। अगर ना भी बन पाए तो छोड़ने के भी तरीके होते हैं। जैसे मिलने के ज़वाबित होते हैं ना, यूँ ही बिछड़ने के भी ज़वाबित होते हैं। लेकिन इसको एजुकेट कौन करेगा? हमारे यहाँ तो चीज़ें मुसल्लत की जाती हैं। शादी में जो बच्चियाँ बहुत जल्दी पसंद कर लेती हैं एक दूसरे को, उनको ये पता, उनको अपने माँ बाप की मर्ज़ी इसलिए बीच में रखनी चाहिए कि उसमें उनकी समझदारी, उनकी दूरबीनी, ये सारी चीज़ें शामिल होंगी। हमारे यहाँ तो बस एक कह दिया जाता है पसंद की शादी हमारा हक है, हमारी मर्जी है। और ख़ास तौर पे वो जो एक मेरे जिस्म वाली एक चीज़ चल रही है, उसने बहुत सारी चीज़ों को हिला दिया है। पसंद 100% लड़के और लड़की की होनी चाहिए, लेकिन उस उम्र में समझदारी कहाँ से आएगी? अब कोर्ट में अभी मेरे पास ऐसे केस भी आए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ शरीयत और कानून क्योंकि एक उस पर नहीं होते। 13 साल की बच्ची की शादी हुई है, अब वो 13 और हुई वो कोर्ट में ही है। अब उसको किस तरह से बड़ा करके दिखाया गया
गया, क्या पेपर में उन्होंने काम किया, वो शादी चली भी नहीं। और फिर उसके बाद जिस तरह से वो बच्चे एक्सपेक्ट होके, क्योंकि हमारे यहाँ तो शादी हुई नहीं कि वो फ़ौरन सवाल आता है भाई अब खुशखबरी कब है। तो शादी के 1 साल के बाद ही आपके पास एक और बहुत बड़ी जिम्मेदारी, जो औलाद की जिम्मेदारी है, वो आपके पास आ जाती है। हम अगर इसको देखें और एक कूजे में बंद करें तो शादी या निकाह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, और प्लीज आप इस तरफ तभी कदम उठाएं जब आप ज़हनी तौर पे तैयार हो जाएं। एक चीज़ अपनी बच्चियों को कह दूं, प्लीज़ अगर अच्छी चीज़ें हैं तो आप मर्द का मुकाबला कीजिए तालीम में, तरबियत में, खुराक में, लेकिन अगर आपका शौहर किसी गलत तरफ जा रहा है, चाहे वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, प्लीज़ मुकाबला ना कीजिए। वो औरतें जो अपने घर को, अपने बच्चों को लेकर बैठती हैं, उनका मेंटल सुकून मैंने अपनी आंखों से देखा है। और वो ख़वातीन जो दूसरों के घरों को ख़राब करती हैं, पहले उनका होता है ख़राब, फिर दूसरों का करती हैं, मैंने उन्हें बहुत बेसुकून पाया है। बेहद शुक्रिया भाभी, आप हमारे साथ मौजूद थी। रमशा, आपका भी बेहद शुक्रिया।